नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज करेंगे बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की। हालांकि 3 जगह पूरे देश में 3 विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे थे और उसमें एक पर तो भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली, जो गुजरात की सीट है। लेकिन 2 जगह, जो मध्य प्रदेश और बिहार, दोनों जगह करारी हार मिली है एक प्रकार से। हालांकि मध्य प्रदेश में जो जिस सीट पर, दतिया सीट पर उपचुनाव हो रहे थे, उसमें वो सीट पहले से भी कांग्रेस के खाते में ही थी। लेकिन वहां जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया और उनकी नाराजगी जिस प्रकार से देखने को मिली थी, उसके बाद से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि वहां तो ये स्थिति उत्पन्न होगी ही, और हो ना हो भारतीय जनता पार्टी को यहां से शिकस्त मिले। और वही हुआ। हालांकि कई बाद में मान मनोबल करने के बाद वो मान भी गए और चुनाव प्रचार में भी गए। लेकिन अब देखना होगा, जब पूरा डिटेल रिपोर्ट प्रकाशित होगा, उसके बाद पता चलेगा कि जिस सीट पर, जिस विधानसभा क्षेत्र में और जिस बूथ पर वो मतदान करने गए थे, उस मतदान वाले बूथ पर क्या भारतीय जनता पार्टी को वहां भी जीत मिली है या नहीं मिली है। अब बात बांकीपुर विधानसभा की, क्योंकि जो दतिया सीट है या गुजरात की जो सीट है, उस पर तो बहुत ज्यादा हाय तौबा नहीं मच रहा था। एकमात्र सीट जो हॉट सीट के रूप में है वो है बांकीपुर। और बांकीपुर में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने यह कहा था कि इस बार यहां से भारतीय जनता पार्टी को जरूर शिकस्त मिलेगी। और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यह कर दिखाया है। मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार से वोटिंग हुई थी, उस लिहाज से देखा जाए तो लगभग 19,500 के मतों के अंतर से जीतना कोई छोटी बात नहीं है। पहले तो यह कहा जा रहा था कि हो सकता है दोनों में कड़ी टक्कर हो और जो है मुकाबला जो है वो द्विपक्षीय हो। अंत समय में उतर गए मैदान में तेजस्वी यादव और मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने का एक प्रकार से प्रयास किया। लेकिन उस प्रयास में तेजस्वी यादव पूरी तरह से विफल रहे। तेजस्वी यादव का कोई जलवा काम नहीं किया। यहां पर तीसरे नंबर पर जरूर रही राजद, लेकिन वोट जो है वो बहुत ही कम मिले उनके उम्मीदवार को। अब बात सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर की करेंगे। प्रशांत किशोर की बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि अभी अभी जब 2025 में विधानसभा के चुनाव हुए, तो उसमें उनकी पार्टी जो है वो लगभग 233-34 सीट पर उनकी पार्टी का जमानत जब्त हो गया था। और इस सीट पर प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरे और भारतीय जनता पार्टी की जो एकदम गर्ज वाली सीट है, या एक प्रकार से कहे कि नाक वाली सीट है, जहां से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। और ये दम ठोक कर प्रशांत किशोर कह रहे थे कि यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराएंगे, और हराकर दिखा भी दिया। अब इस सब में बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि इसमें यूजीसी वाला प्रकरण हो गया, इसमें कुत्ता बिल्ली वाला जो बयान आया था वो हो गया, इसमें जो खास करके भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ वो मुद्दा हो गया। आज इन सभी पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वो कारक रहे जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हार हुई है आज, इस हार के पीछे की पहले आप मूल वजह बता दीजिए, उसके बाद हम लोग फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये सीट जो नतीजा है बांकीपुर का, उसके पीछे की सबसे बड़ी मूल वजह यह है कि बीजेपी के जो कोर वोटर हैं, वो बीजेपी आला कमान को एक मैसेज देना चाहते थे, बीजेपी के लीडरशिप को एक सबक सिखाना चाहते थे। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे हम, लेकिन नट सेल में मैं कहना चाहता हूं
कि यूजीसी का मुद्दा, क्योंकि बांकीपुर बहुत हाईली एजुकेटेड इलाका है और यूजीसी का मुद्दा वहां घर घर पहुंच गया था कि यूजीसी में सामान्य समाज के आने वाले बच्चे जो वैसे ही बेचारे बहुत ही कठिन परिस्थिति में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको कॉलेज से सीधा जेल भेजने की योजना पे काम कर रही थी सरकार, ऐसा बीजेपी के कोर वोटरों का मानना। दूसरा, देखिए नीतीश कुमार जी जो लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी, मैं खुल के बोलना चाहता हूं, मैं जाति पर बोलता नहीं हूं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की जाति यानी जो कुर्मी समाज का कोई नेता आके सामान्य जाति या किसी और जाति को गाली गलौज नहीं करता। बिल्कुल। और नीतीश जी सबके, ऐसा सबको लगता था कि नीतीश जी सबके बारे में बहुत सॉफ्ट अप्रोच रखते, सारे समाज को साथ लेके चलना चाहते। हालांकि बाद के दिनों में उन्होंने राबड़ी जी पे भी बहुत कुछ बोल दिया जो नहीं बोलना था, कई बार अमर्यादित बयान दिया, लेकिन वो ढलान का दौर था उनका। लेकिन ढलान के दौर में भी वो जिता के ले आए थे, बीजेपी को भी, जेडीयू को भी, एनडीए को भी, उन्हीं के नाम पे जीते थे। लेकिन सम्राट चौधरी में वो ट्रेंड दिखा, यानी मैं वो कह रहा हूं सम्राट चौधरी जी को उसके लिए कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन उनके समाज के ही कुछ ऐसे या तो बहुत ज्यादा मैच्योर थे जो सम्राट चौधरी से जलते थे, या बहुत इमैच्योर थे जो सामान्य जाति को, यादव जाति को भर भर के गालियां दे रहे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सब लोग जानते हैं। और उन्होंने सम्राट चौधरी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा परिवारवाद पर जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती थी, तो बांकीपुर को नितिन नवीन और उनके पिताजी यानी एक सिन्हा परिवार की बपौती मान ली गई। और वहां जो कैंडिडेट दिया गया, आप देखिए एक कैंडिडेट को दिया गया और 24 घंटे में कैंडिडेट को हटा दिया गया, यानी कोई गंभीरता नहीं थी। और फिर जो आपने भी चर्चा की कुत्ता बिल्ली वाला बयान, फिर आरएसएस के कैडर भी नाराज थे दो चीजों से। एक, जो लखनऊ में नितिन नवीन के आगे हनुमान जी का वेशभूषा वाले एक बीजेपी के कार्यकर्ता को नचाया गया, ये डेरोगेटरी है, ये अपमानजनक है। और दूसरी बात, राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मुद्दा है, हालांकि वो मुझे लगता है कि मैं हो सकता है गलत भी हूं कि वो बीजेपी वर्सेस आरएसएस का मुद्दा है, नहीं तो वो ऐसी कोई बहुत बड़ी चंदा चोरी नहीं हुई है, करोड़ के आसपास हुई होगी और वो बहुत छोटी रकम है उतने बड़े संस्थान के लिए। तो वो आपस की का विवाद है, लेकिन इसका मैसेज अच्छा नहीं गया। और यूजीसी जो है वो बेस लाइन है, और जो ब्यूरोक्रेसी है, देखिए नीतीश जी के राज में बहुत कुछ अच्छा था लेकिन बहुत कुछ बुरा भी था, और ये हर राज में होता है कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी थी। और सम्राट चौधरी के आने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसकी पकड़ कमजोर होगी और लोगों की बात सुनी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही रवैया, वही रटे रटाए बयान और बारिश, इसको भी एक मानिए कि एक लोकल फैक्टर है कि जब बारिश होती है तो बांकीपुर सहित पूरा पटना डूब जाता है, घुटने घुटने पर पानी लग जाता है। और उस समय इलेक्शन हुआ तो जनता का गुस्सा भी फूटा, और तेजस्वी की स्ट्रेटजी की तैलिक वैश्य समाज से आने वाली एक महिला लीडर को दे दिया। उन्होंने जो भी वोट काटा, वो तय है कि वो यादवों का वोट उनको नहीं मिला, यादवों का वोट प्रशांत किशोर को मिला, लेकिन कुछ वैश्य समाज का वोट उन्होंने जरूर काट लिया जो बीजेपी को जाता। हालांकि मार्जिन इतना बड़ा है कि उनको मिला। जी, सीधे सीधे हम ये कहना चाहेंगे कि आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व से उम्मीदवार किस प्रकार के हैं, नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। बीजेपी जैसी पार्टी के लिए, जो इतनी बड़ी पार्टी है, जिसके मतलब करोड़ों में फॉलोअर हैं, इसके बाद कार्यकर्ता हैं, और इसके बावजूद वहां से एक तो चुनाव पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का कर लेना, और दूसरी बार जो वहां उम्मीदवार देना, वो दोनों आपको नहीं लगता है कि यहां पर कुछ लोग सिर्फ फैसले ले रहे थे और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला ले रहे हैं? इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू का अभाव नहीं दिख रहा है आपको कि जिस प्रकार से लोकतंत्र की बात ये पार्टी करती है, अंदरूनी लोकतंत्र ही एक प्रकार से बीजेपी में खतरे में है? देखिए वो सब नॉस्टैल्जिक बातें होती हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी देखिए इलेक्शन जो जीता जाता है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स सोशल इक्वेशन पर जीता जाता है।
बाकी सारी बातें मिथ्या हैं, जैसे मार्क्स कहते थे कि धर्म मिथ्या है, अफीम अफीम की तरह है, तो एक वो मिथ्या है, ये सब बातें नॉस्टैल्जिक बातें हैं कि ये लोकतंत्र, ये वो, ये नहीं होता। इवन अमेरिका जैसी डेमोक्रेसी में आपको लग रहा है कि जिस तरह से ट्रंप का व्यवहार है, आपको लग रहा है, या हमारे दर्शक कोई बता सकते हैं कि उनको लग रहा है कि वो डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, जिस तरह का व्यवहार वहां पर हो रहा है? तो ये कुछ नहीं, एक सोशल इक्वेशन से कोई भी पार्टी जीतती है, कोई भी पार्टी हारती है। सोशल इक्वेशन इनके खिलाफ था, और मुझे ऐसा लगता है कि नितिन नवीन भी खड़े होते यहां तो वो भी हारते, क्योंकि प्रशांत किशोर ने क्या कहा, देखिए प्रशांत किशोर की लाइन बहुत तगड़ी थी, ये चुनाव सरकार बनाने या गिराने का नहीं है। ये मैसेज किसको था? ये बीजेपी के कोर वोटरों का था कि अगर आप इनको हरा भी देते हो तो आरजेडी नहीं आने वाली। और दूसरा, उन्होंने सम्राट चौधरी को टारगेट ज्यादा किया, क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन से सम्राट चौधरी जी ने यह बयान दिया कि हरा गमछा वाला दिखना नहीं चाहिए, और जिस तरह से राबड़ी जी का आवास खाली करवाया गया, जिस तरह जोर जबरदस्ती के दम पे, ताकत सत्ता के उसमें, और जैसे तेज प्रताप को जेल भेजा गया, ये सब ऐसे कई प्रकरण हैं जिससे यादव समाज में एक आक्रोश था, और इसीलिए सम्राट चौधरी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे थे प्रशांत किशोर। वो यादव समाज में जो सम्राट चौधरी के प्रति आक्रोश था उसको बुलाना चाहते थे, तो बहुत ही स्मार्ट प्ले किया, और ये उम्मीद भी थी। और देखिए, अब देखिए प्रशांत किशोर जैसे एक बहुत ही पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड लीडर के सामने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया गया। पहला वाला तो कुछ बोल भी लेता था, जो अभिषेक बंटी था, दूसरा वाला तो भैया वो, मैं क्या कहूं, क्या बीजेपी को नहीं मिला कोई? मैंने बहुत सोचा, और आज मैंने लिखा भी है इस बात पे। ये है कि मुझे लगता है कि नितिन नवीन में एक फियर साइकोसिस था, उनको था कि ये उनकी अपनी सीट है, सिन्हा परिवार की सीट है, उनके फादर की सीट है, अब उनकी सीट है, तो ये सीट किसी दूसरे कायस्थ को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अजय आलोक का नाम तो आया था, उसको उनको नहीं दिया कि अजय आलोक बहुत मतलब वो टक्कर दे सकते थे बोलने में या मुद्दों को रखने में, एक विजन बता सकते थे बांकीपुर के लिए। लेकिन नितिन नवीन को यह लगा कि अगर अजय आलोक या ऋतुराज सिन्हा जैसे दिग्गज कायस्थ नेता अगर यहां से एक बार विधायक बन गए, तो उनकी ये परंपरागत सीट उनके और उनके परिवार के हाथों से निकल जाएगी। हो सकता है ये भी एक फैक्टर हो। अब ये बताइए संजीव जी कि इसका लार्जर इंपैक्ट क्या होगा? क्या इसका असर जो है आने वाले यूपी विधानसभा पर भी देखने को मिलेगा? क्या यूपी विधानसभा चुनाव पर भी? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बांकीपुर जो सीट है वो अपर मिडिल क्लास डोमिनेंट सीट है, यानी वही नतीजे तय करते हैं, वोटिंग भी उसी हिसाब से भी 34%, यानी मिडिल क्लास में भी अब आक्रोश दिख रहा है सरकार के खिलाफ। और ये सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी को मध्यम वर्ग बहुत ज्यादा वोट देता रहा है, तो ये बीजेपी के लिए रेड अलार्म है। दूसरी बात है, सवर्ण समाज का आक्रोश बिल्कुल खुलकर दिखा है, नो इफ नो बट। यूजीसी, राम मंदिर, हनुमान जी का अपमान, और बीजेपी नेताओं का वो कांग्रेस वाला अहंकार, और E20 जो जिस तरह से गडकरी ने जिस चीज इसको डील किया है, जिस तरह से बीजेपी डील करना चाह रही है सरकार, मुझे लगता है ये भी मध्यम वर्ग में जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, हर किसी को 10 दिन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और पूरी डिनाइल मोड में सरकार का रहना ये बताता है कि मध्यम वर्ग में नाराजगी बढ़ रही है। अब आइए यूपी की बात। देखिए, यूपी में सबसे ज्यादा यूजीसी का विरोध हुआ है हर जिले में, और मैं बीजेपी के ही दिग्गज नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान में रिकॉर्ड करता हूं। उन्होंने कहा कि इस तरह से गांव-गांव तक यूजीसी का विरोध कुछ वैसा ही है जैसा इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी का हुआ था। और इसका इंपैक्ट ये है कि अब योगी जी को हटाना नामुमकिन है, जो यूपी में। संजीव जी थोड़ा सा रोकेंगे। आप कह रहे हैं कि इसका मतलब तो ये है ना कि केंद्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी में, वो जानबूझकर इसको कर रही है, क्योंकि जब आप ये कह रहे हैं कि जिले जिले गांव गांव तक ये मुद्दा पहुंच गया था, और उनके एक बड़े नेता बृजभूषण शरण सिंह इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, ये कुछ उसी प्रकार का है जिस प्रकार से
इमरजेंसी के दौरान हुआ था, तो ये क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास ये खबर नहीं पहुंच रही है क्या, या ये उनके पास ये सूचनाएं नहीं जा रही हैं क्या कि इस प्रकार से यूजीसी का विरोध हो रहा है और इसका खामियाजा हो सकता है भुगतना पड़े? नहीं, देखिए, मैंने इस पे विचार किया। मेरा मानना यह है कि बीजेपी को लगता था, आलाकमान को, कि वो सामान्य जाति को साइडलाइन करके ओबीसी और दलितों का एक नया सामाजिक समूह बना लेंगे जो उनके पक्ष में वोट करेगा। और चूंकि 60% 70% लगभग ओबीसी दलित हैं, तो वो फैसला कर देंगे। लेकिन हुआ क्या कि सामान्य वर्ग तो निकल ही गया, कम से कम बांकीपुर और दतिया में, और ओबीसी दलित कोई नया जुटा नहीं। तो फिर अगर प्रवीण जी, ये देखिए, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की सबसे करारी हार जो है वो ये नहीं है कि सामान्य वर्ग छिटक गए। जो उन्होंने एक बनाया था कि ओबीसी दलित का वोट बैंक बनाएंगे और क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस को साफ कर देंगे, ओबीसी दलित भी उनके हाथ से निकल जाएगा, ये हुआ नहीं। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी, जिस तरह से, मैं बिहार में तो दिया ही, नागमणि ने कितनी गालियां दी, रुद्र प्रताप कुशवाहा ने कितनी गालियां दी सवर्णों को, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और एक तो ट्रांसजेंडर आयोग का अध्यक्ष भी बना हुआ है नागमणि का बेटा राजन, बिल्कुल। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक आईएएस अधिकारी ने जिस तरह से सवर्ण समाज की लड़कियों के बारे में जिस तरह से भद्दी कमेंट किया, उसको कुछ नहीं हुआ। और जिस तरह से, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो दलित एम्पावरमेंट को, उन्होंने सामान्य वर्ग को गालियां देना जो दलित एम्पावरमेंट का एक पैमाना मान लिया। तो और उस पर कोई नकेल नहीं कसी गई, कोई नकेल नहीं कसी गई। कुछ ऐसा कांग्रेस के राज में नहीं हुआ था। ऐसा मान रहे हैं सामान्य वर्ग के लोग कि जानबूझ के बीजेपी आला कमान ने ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाया। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो समझ ही रहे हैं, ऐसे नेताओं को जिनसे कि बीएसपी का वोट काटा जाए, जिससे कि जो दलित ओबीसी सेगमेंट का वोट सपा में जाए उसको काटा जाए, ऐसे नेताओं को जानबूझ के खड़ा किया गया। इसीलिए गिरिराज सिंह ऐसे नेता को संसद के एवेन्यू में गले लग के हनुमान कहते हैं, बताइए। और जो पानी पी पी के सनातन को गाली देता है, उस पर कोई नकेल नहीं कसी जाती। लेकिन अनिल मिश्रा जैसे एडवोकेट जो मध्य प्रदेश के हैं, अगर एक बार भी कुछ बोल देते उनको जेल भेज दिया जाता है तुरंत। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि इज्जत सबकी बराबर है, सम्मान सब बेटियों का बराबर है, सब बेटियों का। आप ये कह रहे हैं संजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि जिसको पाने की चाह थी खास करके अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, वो तो नहीं ही मिला। जो इनका आधार था वो भी अब खिसक रहा है धीरे धीरे। और ये दो उपचुनाव में कम से कम देखने को तो मिल रहा है, एक दतिया और दूसरा बांकीपुर। अब खैर उस पर भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बातचीत हो गई, कुछ देर बाद प्रशांत किशोर पर कर लेते हैं। अब आगे की रणनीति प्रशांत किशोर की आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो जनसुराज है वो अब फिर से खड़ी हो जाएगी। अब उनको एक संजीवनी के रूप में प्रशांत किशोर का जीतना मिला है। देखिए, प्रशांत किशोर ने की सबसे बड़ी क्या सफलता है कि दो सामाजिक समूहों का वोट बैंक जो खूंटियों में बंधा हुआ था, यानी बीजेपी के खूंटे से बंधे हुए थे सामान्य जाति के वोटर, वो टूट के इनमें आए, प्रशांत किशोर में आए। और मुस्लिम और यादव आरजेडी के खूंटे में बंधे हुए थे। टेम्पोररी हम ये कह सकते हैं कि यादव मुस्लिम दोनों प्रशांत किशोर के साथ आए। ये बांकीपुर का फिनोमिना हो सकता है, दूसरे सीटों पर कभी चुनाव होगा तो यादव निश्चित रूप से आरजेडी के साथ रहेंगे। लेकिन मुस्लिमों का इनके साथ आना और सामान्य वर्ग का, यानी बीजेपी से सामान्य वर्ग का और आरजेडी से मुस्लिमों का इनके साथ आना, और बाद में 5-6% फ्लोटिंग वोटरों का जोड़ना जो पलायन के मुद्दे पर वोट देते हैं, जो डेवलपमेंट के मुद्दे पर वोट देते हैं, जो कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए बिहार का, जो चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उसका जो हावी है वो खत्म होना चाहिए, उन सब मुद्दों पर जो वोट देते हैं, उन सब का एक साथ आना बीजेपी और आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। और ये आप देखिएगा ऑल ओवर बिहार ये फिनोमिना गति पकड़ेगा ये। और प्रशांत किशोर जब विधानसभा में घेरेंगे सरकार को मुद्दों पर,
तो फिर मुझे नहीं लगता सरकार में कोई ऐसा विधायक है जो जवाब दे दे। थेथरोलॉजी करना अलग बात है, या विजय चौधरी जैसा जलेबी बनाना अलग बात है, लेकिन टू द पॉइंट प्रशांत किशोर का सामना करने के लिए विधानसभा में मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष में तो एक आध, अगर नीतीश मिश्रा को छोड़ दिया जाए, मुझे नहीं लगता सत्ता पक्ष में कोई है, क्योंकि टैलेंट को तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जगह दी नहीं, बीजेपी ने भी और जेडीयू ने भी नहीं, कोई जगह नहीं दी। जो टैलेंटेड लोग हैं उनको टिकट ही नहीं दिया जाता, ये कहते ये जीत ही नहीं सकते। नहीं, टैलेंटेड तो इसी से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और मुझे बोलने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं है कि वो कम से कम भाषण भी सही से 4 लाइन कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, ये भी खूबी नहीं है, और वो भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखिए, ये तो उनकी बीजेपी की का इंटरनल मामला, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, इंटरनल मामला है, लेकिन हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हमारा भी तो यह है कि अधिकार है कि हम आवाज उठाएं उनके खिलाफ कि आखिर क्यों इस प्रकार से, क्यों नहीं आपने इंटरनल डेमोक्रेसी की बात अगर आप करते हैं तो क्यों नहीं आप उसमें चुन करके उस प्रकार के लोगों को लाते हैं? क्या आपके पास कोई दूसरा नेता नहीं है क्या? देखिए, चुनाव को जिस तरह से मैनिपुलेट किया गया है कि जाति के नाम पर ही वोट मिलेगा, धर्म के नाम पर वोट मिलेगा, उसका ये नतीजा है टैलेंट के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। अब ये टैलेंट का जो क्षरण हुआ है प्रवीण जी, वो केवल पॉलिटिक्स में ही नहीं हुआ है। हम उसको अगर इस रूप में देखते हैं तो बहुत नैरो माइंडेड हम सोच रहे हैं। क्यों? क्या -40 वाले डॉक्टर और 4 नंबर वाले डॉक्टर और 1 नंबर वाले डॉक्टर बने, क्या ये टैलेंट का क्षरण नहीं है? -12 वाले फिजिक्स के प्रोफेसर बन जाए, फिजिक्स के टीचर बन जाए, क्या ये टैलेंट का क्षरण नहीं है? HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाया जा रहा है गरीब बच्चों को झारखंड में, क्या वो टैलेंटेड डॉक्टर ऐसा कर सकता है? तो टैलेंट हर जगह से गायब हो गया, और कहा क्या जाता है हर चीज में सोशल जस्टिस के नाम पे, ठीक है रिजर्वेशन आप दीजिए, लेकिन क्या गरीब बच्चे, मान लीजिए गरीब एससी समाज के बच्चे, अगर वो ग्रेजुएट करेंगे तब तो रिजर्वेशन का लाभ लेंगे, इसका इंतजाम कौन करेगा? नहीं, और यही जो बात टीचर तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं संजीव जी, यही बात तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नली गली के लिए आप वोट मत दीजिए। नली गली तो कोई भी जीत करके आएगा तो वो आपका बना ही देगा। आप नली गली के नाम पर कितने दिनों तक वोट डालते रहेंगे? आप शिक्षा के नाम पर वोट डालिए, आप स्वास्थ्य के नाम पर वोट डालिए, आप विकास के नाम पर वोट डालिए। नहीं, देखिए मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि नली गली भी अगर बन जाती तो हम कहते कि बांकीपुर में तो मौसम ने भी जो है बीजेपी के विरुद्ध काम किया। जब जब बारिश हुई घुटने भर पानी लगता है बांकीपुर के हर इलाके में, तो वो गुस्सा भी फूटा इलेक्शन के दौरान। तो टैलेंट को आधार बनाया जाना चाहिए हर जगह, और बिना टैलेंट के आप दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने सही कहा संजीव जी कि अगर नली गली भी बन गया होता तो कम से कम आज भारतीय जनता पार्टी को अपने काम गिनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में मंत्रियों को नहीं उतारना पड़ता, बड़े बड़े नेताओं को नहीं उतारना पड़ता, और वो भी ऐसे लोगों के खिलाफ जिनकी पार्टी में वो अकेले ही नेता हैं। दूसरा किसी का नाम भी शायद कोई नहीं जानता होगा जनसुराज में कि कोई और भी नेता है। अकेला एकमात्र नेता अगर कोई जनसुराज में मान रहा है तो वो प्रशांत किशोर को मान रहा है, और उनके खिलाफ आप सैकड़ों की संख्या में अपने नेता उतार देते हैं और फिर भी आपकी हार हो जाती है। बिहार सरकार को गौर से देखिए, उसमें कितने मंत्री इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं? एक भी सब नहीं। तो वही, हाँ, तो एक नीतीश मिश्रा या 1-2 और को छोड़ दे तो। हाँ, तो यही समस्या है। और देखिए, एक चीज और मैं अंतिम में थोड़ा कहना चाहता हूं प्रवीण जी, देखिए नीतीश कुमार जब खड़े होते हैं भाषण देने के लिए, खड़े होते थे, तो उनकी गवर्नेंस की तुलना लालू राबड़ी राज से होती थी, और उस समय वो गवर्नेंस मॉडल ठीक लगता था। लेकिन जब सम्राट चौधरी खड़े होंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, तो उनकी गवर्नेंस की तुलना नीतीश कुमार के गवर्नेंस से होगी, और यही बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब सम्राट चौधरी को सत्ता का हस्तांतरण नीतीश कुमार जी के हाथ से हुआ है, और उनकी तुलना नीतीश जी से होगी कि नीतीश जी के कार्यकाल के मुताबिक क्या इनका कार्यकाल बेहतर है, खराब है, नॉर्मल है। और इस 4-5 महीने में देखिए क्या हुआ। एक और फैक्टर है प्रवीण जी जिस पर गौर नहीं किया गया।
तीन तीन महीने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ना सैलरी मिला ना पेंशन मिला बिहार में। बिल्कुल। और पूरा बांकीपुर जो है गवर्नमेंट जॉब वाला पूरा इलाका है। और ये मैसेज गया कि बिहार का पूरा तिजोरी खाली हो चुका है, खजाना खाली है। और सरकार बार बार क्या खबर आई, 12,000 करोड़ कर्ज ले रहे हैं, 70,000 करोड़ कर्ज लेने की बात चल रही है। इससे भी लगा कि ट्रेजरी को ढंग से मुख्यमंत्री नहीं संभाल पा, या बीजेपी की सरकार नहीं संभाल पा। आपके पास कमाल बात है, आपके पास सैलरी पेंशन देने के पैसे नहीं है और आप 11-11 सैटेलाइट टाउनशिप की घोषणा कर दे रहे हैं, बड़े बड़े वादे कर दे रहे हैं। ये कहां से पूरा होगा? नहीं, देखिए सैटेलाइट टाउनशिप जो है उसमें भी क्या हुआ कि किसानों की जमीनें ब्लॉक हो गई। वो देखा हमने कि रविशंकर प्रसाद के सामने बांकीपुर के आसपास के सारे किसानों ने कितना जबरदस्त विरोध किया, और वो भी बीजेपी के लिए डैमेजिंग था। क्योंकि आप देखिएगा जो बिहटा हो, दानापुर, ये सब जितने इलाके हैं, इसमें जो बेचारा जितने किसान हैं सबकी जमीनें ब्लॉक हो गई। और देखिए जमीनें बेचना चाहते हैं किसान, लेकिन वो प्राइवेट पार्टी को बेचना चाहते हैं, गवर्नमेंट को नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट सर्किल रेट पर लेगी। और पटना और उसके आसपास की जमीन 5-5 करोड़ रुपए कट्ठा में बिकती है। बिल्कुल। क्या सरकार देगी इतना प्राइस? उसका गुस्सा किसानों ने, किसान यूनियन के लोगों ने रविशंकर प्रसाद के सामने उगला और उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर थोपे हुए मुख्यमंत्री है, क्योंकि किसानों का गुस्सा सीधा मुख्यमंत्री के। तो ठीक है, अब देखिए सीखें, कुछ टैलेंटेड लोगों को आगे करें। और देखिए बिहार का मुद्दा क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार के लिए करना एक बड़ी चुनौती। वर्कफोर्स सारा बाहर चला जाता है। हर परिवार जो है, अब मैं क्या कहूं, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब इसी समस्या से गुजर रहे हैं कि उनके बच्चे बाहर करें। तो सेटर्ड एक सोसाइटी है, और उस सोसाइटी में आप बात करेंगे कि हम आज इंडस्ट्री लगा देंगे, कल लगा देंगे, रोजगार लाएंगे, जबकि होता नहीं है जमीन पर ऐसा। इसलिए आज भी प्रशांत किशोर ने यह कहा कि जिस गुजरात में 25 सांसद हैं वहां कितनी इंडस्ट्री है, और जहां से 40 सांसद हैं बीजेपी से, वहां कितनी इंडस्ट्री। बिल्कुल। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब कम से कम जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर विचार जरूर करेगी, और इस प्रकार के जितने भी फैसले सरकार ले रही है उस पर जरूर विचार करने की जरूरत है। अगर विचार नहीं करेगी तो आने वाले समय में इसी प्रकार का परिणाम और भी देखने को मिलेगा, और वो बीजेपी फिर उसके बाद संभलने की स्थिति में नहीं रहेगी। इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार जरूर इसके ऊपर कुछ न कुछ ठोस निर्णय लेगी। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।